अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और 11वीं क्लास की फेडरल बायोलॉजी के अंदर हम प्रीवियसली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का चैप्टर जो है वो कवर कर रहे थे। लास्ट हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट्स तक। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल थी, इसलिए बहुत सारी चीज़ें थी जो डिफरेंट थी, इसलिए वो थोड़ा सा लेंदी लेक्चर है। लेकिन प्रोटीन्स के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ज़्यादा कोई डिफरेंसेस हैं, तो ये हम जल्दी से कवर कर लेंगे। ओके, प्रोटीन्स के बारे में हमें पता है कि प्रोटीन्स जो है ये मेन कंपोनेंट होते हैं। अराउंड 50% के करीब जो है ड्राई वेट जो है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है। सारी प्रोटीन जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो उनमें भी कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसके अलावा ऑक्सीजन जो कि यूजुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मिलता है हमें, तो वो भी इसके अंदर पाया जाता है। लेकिन इन तीन चीज़ों के अलावा लिपिड्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो यही तीन मेन चीज़ें होती हैं। लेकिन प्रोटीन्स के अंदर आपको इसके अलावा नाइट्रोजन भी मिल जाता है, फास्फोरस भी मिल जाता है और आपको सल्फर भी मिल जाता है। कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जिनके अंदर कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक हीमोग्लोबिन है जिसके अंदर आपको आयरन मिल जाता है। आयोडीन जो है ये आपको थायराइड के हार्मोन्स के अंदर मिल जाता है और मैग्नीशियम जो है ये आपको क्लोरोफिल के अंदर मिल जाता है। तो ये कुछ प्रोटीन्स के अंदर एडिशनली जो है वो आपको देखने को मिलती हैं चीज़ें। ना स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स को हम कहते हैं कि लंबी लंबी चेन्स होती हैं, पॉलीमर्स होते हैं। और जाहिर है कोई भी जो लंबी चेन होती है वो किसी एक चीज़ के बार बार रिपीट होने से बनती है, तो जो चीज़ इसमें रिपीट हो रही है वो अमाइनो एसिड कहलाता है। तो अमाइनो एसिड जो है वो इसका मोनोमर है और प्रोटीन्स जो है जब अमाइनो एसिड के मिलने से लंबा स्ट्रक्चर बन जाता है तो वो पॉलीमर्स कहलाता है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड का मतलब यही होता है। पॉली का मतलब मैनी, पेप्टाइड अमाइनो एसिड को कहते हैं, तो पॉलीपेप्टाइड का मतलब मल्टीपल अमाइनो एसिड जो है वो इसके अंदर मौजूद होता है ना। अमाइनो एसिड के बारे में बताया, दे आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स। प्रोटीन्स जो हैं वो इन्हीं अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं। तकरीबन 20 हैं जो कॉमनली हमारी प्रोटीन्स के अंदर पाए जाते हैं। इससे ज़्यादा हैं वैसे, लेकिन हमारी प्रोटीन्स में अगर आप देखें तो उसमें से सिर्फ 20 हैं जो कॉमनली आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलते हैं ना। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का। हमें पता है सेंटर में एक कार्बन होता है, उस कार्बन के एक तरफ जो है वो एक ग्रुप लगा हुआ होता है जिसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ये जो COOH लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड है। दूसरी तरफ जो है वो एक अमाइनो ग्रुप लगा हुआ होता है, एक तरफ हाइड्रोजन होता है और जो चौथी तरफ है वो एक साइड चेन होती है। ये R ग्रुप बेसिकली, R जो है वो वेरिएबल है। जिस तरह मैथ्स के अंदर x जो है वो वेरिएबल होता है, उसकी जगह कोई ना कोई आपके पास नंबर होता है, बिल्कुल इसी तरह R जो है ये एक वेरिएबल है, इसके अंदर कोई ना कोई ग्रुप होगा और ये ग्रुप डिसाइड करता है कि अमाइनो एसिड कौन सा होता है। तो कोई भी अमाइनो एसिड आप उठा लें उसके अंदर इतना हिस्सा जो है ये कॉमन होता है। ठीक है, ये सबके अंदर पाया जाता है, सेम होता है एग्जैक्टली। जबकि ये जो R ग्रुप होता है ये एक अमाइनो एसिड से दूसरे अमाइनो एसिड को डिफ्रेंशिएट करता है। तो R ग्रुप जो है ये डिफरेंट होता है। ये तकरीबन 20 बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड के अंदर, हर एक अमाइनो एसिड के अंदर आपको यहाँ पर कुछ अलग नजर आएगा। तो दो सिंपल अमाइनो एसिड हैं, ये एग्जांपल्स आपको सिनबोर्ड के अंदर भी मिल जाएंगी, ग्लाइसिन और एलेनिन। ये यहाँ पर दिए हुए ग्लाइसिन और एलेनिन। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो ये जो हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पर ये R ग्रुप है। तो ये जो ग्लाइसिन है इसके अंदर जो R ग्रुप है वो खाली हाइड्रोजन है, यानी अगर R की जगह आप हाइड्रोजन लगा दें तो ये अमाइनो एसिड ग्लाइसिन कहलाता है। और अगर आप इसकी जगह CH3 लगाएं यानी मिथाइल ग्रुप लगाएं तो ये बन जाता है एलेनिन। तो इस तरह से डिफरेंट अमाइनो एसिड के अंदर ये जो R ग्रुप होता है, जो रेडिकल होता है जिसे साइड चेन कहते हैं, ये डिफरेंट होता है और ये इसकी आइडेंटिटी होता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं डाईपेप्टाइड की और पॉलीपेप्टाइड की। तो डाईपेप्टाइड का मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर 2 अमाइनो एसिड हो। सिमिलरली ट्राईपेप्टाइड हम तब कहेंगे जब 3 अमाइनो एसिड हो और बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलकर जो चेन बनेगी उसे आप पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए आपको अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ना पड़ता है। और हमें पता है कि एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, या एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। उसके अंदर DNA होता है, DNA से जो है वो इंफॉर्मेशन कॉपी होती है और उस कॉपीड इन्फॉर्मेशन को हम कहते हैं मैसेंजर RNA। और फिर ये मैसेंजर RNA राइबोसोम्स के पास जाता है और तब जाके राइबोसोम्स जो है वो अमाइनो एसिड्स को मिलाते हैं और मिलाकर प्रोटीन बनाते हैं। तो ये वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर प्रोटीन्स बनती हैं। तो अमाइनो एसिड को कंडेंस करना है, आपस में जोड़ना है आपने। कौन करता है? ये राइबोसोम करता है। इसके लिए इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? मैसेंजर RNA के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है जो खुद किससे बनता है? DNA से बनता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो जीन एक्सप्रेशन कहलाता है या प्रोटीन सिंथेसिस कहलाता है। लेकिन वो वाला स्टेप के जिसके अंदर अमाइनो एसिड जुड़ते हैं वो स्टेप कहलाता है ट्रांसलेशन। यानी यहाँ से आगे ये वाला जो स्टेप है जिसके अंदर मैसेंजर RNA से प्रोटीन बन रही है ये कहलाता है ट्रांसलेशन, जबकि ये वाला जो स्टेप है ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अच्छा, जुड़ने का तरीका आपको बताया। कंडेंसेशन के अंदर ये होता है कि 2 मोनोमर्स, 2 छोटे यूनिट्स जुड़ते हैं और इस तरह से जुड़ते हैं कि दोनों में से एक जो वो है एटम या मॉलिक्यूल जो है वो निकलता है और रिजल्ट जो है वो वाटर फॉर्मेशन होती है। तो हम ग्लाइसिन और एलेनिन को जोड़ रहे हैं, तो ये ग्लाइसिन है, इसके अंदर से OH ग्रुप निकलेगा और ये हमारे पास एलेनिन है, इसके अंदर से हाइड्रोजन निकलेगा। ये दोनों मिलकर जो है वो वाटर बना लेंगे।
और जब यहाँ से एक चीज़ निकलेगी तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन सकता है, और यहाँ से एक चीज़ निकलेगी तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन सकता है। तो बेसिकली इस कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में एक बॉन्ड बन जाता है। तो ये बॉन्ड जो है जो इस कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में बना है, ये कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। और इसी तरीके से अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ डाइपेप्टाइड बिकॉज इसके अंदर 2 अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब ये चीज़ थोड़ी सी एक्स्ट्रा है कि जो भी डाइपेप्टाइड है उसके 2 एंड्स होते हैं। एक को हम कहते हैं अमाइनो टर्मिनल, या फिर उसे हम एन टर्मिनल का नाम देते हैं, और दूसरा जो है वो सी टर्मिनल कहलाता है, या कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल जो है वो कहलाता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो किधर गया, तो ये हमारे पास एक डाइपेप्टाइड है, इसके अंदर ये वाला जो एंड है, इसका जो लेफ्ट साइड है ये आपके पास एन टर्मिनल है, ठीक है, ये अमाइनो टर्मिनल है, और इसका जो राइट हैंड साइड है ये आपके पास जो है वो सी टर्मिनल है, या कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल कहलाता है। तो अब सवाल ये है कि अब नया जो अमाइनो एसिड ऐड होगा वो कौन से टर्मिनल के ऊपर ऐड होगा, तो वो सी टर्मिनल के ऊपर ऐड होगा। ठीक है, न्यू अमाइनो एसिड जो आएगा इस चेन के अंदर वो कार्बोक्सिलिक एसिड या सी टर्मिनल के ऊपर जो है वो ऐड होगा। क्यों, तो ये हमारे पास राइबोसोम है, ठीक है, ये इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक लार्जर यूनिट होता है और एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए आ गया, और ट्रांसफ़र आरएनए जो है ये अमाइनो एसिड ए ये ऐड करवा दिया। ठीक है, ये इसका एन टर्मिनल है, किधर गया, ये इसका एन टर्मिनल है और ये इसका सी टर्मिनल है। ठीक है, अच्छा, अब राइबोसोम जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, तो जो दूसरा ट्रांसफ़र आरएनए आया है उसने एक और अमाइनो एसिड लेकर आया है। ठीक है, और ये इसके साथ यहाँ पर ऐड हो गया। ठीक है, ये इसका एन टर्मिनल है और ये इसका सी टर्मिनल है। ठीक है, अब ये 2 अमाइनो एसिड जब जुड़ गए तो ये स्ट्रक्चर जो है ये स्ट्रक्चर बन गया, जिसे आपने डाइपेप्टाइड का नाम दिया। ठीक है, अब इस तरफ जो है वो इसका सी टर्मिनल है, और ये वाला जो पुराना अमाइनो एसिड है इसका एन टर्मिनल इस तरफ है। ठीक है, अब ये जो डाइपेप्टाइड है इसमें नया अमाइनो एसिड किस तरफ ऐड होगा, ऑब्वियसली जिस तरफ राइबोसोम मूव कर रहा है, तो राइबोसोम चूंकि इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है तो नया अमाइनो एसिड जो आएगा वो इस डायरेक्शन के अंदर आएगा, और वो इस चेन में कहाँ ऐड होगा, तो वो सी टर्मिनल के ऊपर ऐड होगा, क्योंकि इस तरफ जो है वो राइबोसोम मूव नहीं कर रहा, तो इस तरफ एन टर्मिनल के ऊपर कोई अमाइनो एसिड ऐड नहीं होगा, बल्कि जो सी टर्मिनल चल रहा है इस डाइपेप्टाइड का वहाँ पर एक नया अमाइनो एसिड ऐड होगा। तो ये अच्छा, इसको मैं एक्स कह देता हूँ, ये एक और अमाइनो एसिड आ गया एक्स। ठीक है, ये इसका एंड साइड है और ये इसका सी साइड है। अगेन राइबोसोम जो किस तरफ मूव कर रहा है, तो जो चौथा अमाइनो एसिड आएगा वो अगेन सी टर्मिनल के ऊपर ऐड होगा। तो सी टर्मिनल के ऊपर मल्टीपल अमाइनो एसिड ऐड होते जाएंगे। जब 3 अमाइनो एसिड ऐड होंगे तो ट्राइपेप्टाइड कहलाएगा, और जब मल्टीपल अमाइनो एसिड ऐड हो जाएंगे तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, थोड़ी सी स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन की बात कर लें, यानी जो शेप्स होते हैं इनकी उसकी बात कर लें। तो हमें पता है कि जो लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, जिसके अंदर अमाइनो एसिड एक सीक्वेंस के अंदर जुड़े हुए होते हैं, उसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। अच्छा, जितनी भी प्रोटीन्स आपके पास वो जब बनती हैं, जिस तरह ये यहाँ पर चेन बन रही थी, तो ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है, मतलब बिल्कुल सीधी सीधी जो है वो चेन्स बनती है जिसके अंदर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड ऐड हुए हुए होता है। तो हर प्रोटीन जो स्टार्ट होती है वो कौन से स्ट्रक्चर से स्टार्ट होती है, तो वो लीनियर स्ट्रक्चर से या फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर से जो है वो स्टार्ट होती है। बट अगेन उनको आगे जाकर कुछ ना कुछ काम करने होते हैं, तो उस काम करने के लिए उनको स्पेसिफिक फॉर्म के अंदर लाया जाता है, उनको स्पेसिफिक शेप के अंदर या उनको स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंदर मोल्ड किया जाता है। तो हर प्रोटीन स्टार्ट होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर से, लेकिन आगे जाकर कुछ प्रोटीन सेकेंडरी में, कुछ टर्शरी में और कुछ क्वाटरनरी के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ देयर सिंथेसिस जब राइबोसोमल सरफेस के ऊपर होती हैं तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, बट उसके बाद वो रहती नहीं है यूजुअली प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर। तो एक तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर होता यह है कि पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा एक एडिशनल टाइप की बॉन्डिंग होती है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ऑब्वियसली इसके अंदर इन प्रोटीन्स के अंदर एक तरफ हाइड्रोजन हमें देखने को मिला था और दूसरी तरफ कोई ना कोई और एलिमेंट होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो वहाँ पर बनते हैं बॉन्ड्स किसके दरमियान, इस हाइड्रोजन के और उस चार्ज ग्रुप के दरमियान बॉन्ड्स जो बनते हैं, ये जो अट्रैक्शन है, जो वीक अट्रैक्शन होती है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो जो स्ट्रक्चर था जो बिल्कुल सीधा था वो बिल्कुल सीधा नहीं रह पाता, बल्कि वो थोड़ा सा फोल्डेड फॉर्म के अंदर आ जाता है। तो 2 तरह की फोल्डिंग है, एक को हम कहते हैं अल्फा हीलिक्स, ठीक है, और दूसरा शीट्स की फॉर्म में होती है जिसे हम बीटा प्लेटेड शीट कहते हैं। ये अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे, तो ये हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। जब प्रोटीन बनती है इनिशियली जब प्रोटीन बन रही होती है तो वो इस स्ट्रक्चर के अंदर होती है। फिर अगर आप एक एडिशनल बॉन्डिंग इसके अंदर लगा दें जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, तो कहीं कहीं से इसके अंदर ट्विस्ट आ जाते हैं, टर्न्स आ जाते हैं। तो ये वाली जो फॉर्म है दिस इज कॉल्ड अल्फा हीलिक्स, ये हेलिकल फॉर्म है। और ये जो शीट्स की फॉर्म में आपको नजर आ रही है दिस इज कॉल्ड बीटा प्लेटेड शीट्स। तो ये 2 आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गए। उसके बाद कुछ प्रोटीन्स के अंदर
एडिशनल बॉन्डिंग आती है। पहले वो अल्फा हेलिक्स के अंदर कन्वर्ट होती हैं, ठीक है, जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, और उसके बाद अल्फा हेलिक्स फर्दर फोल्ड होती है, उसके अंदर आयोनिक बॉन्ड्स आ जाते हैं और डाइसल्फाइड ब्रिजेस आ जाते हैं। सल्फर जो है वो मौजूद होता है, वो बॉन्ड्स बनाता है। तो इन दोनों एडिशनल टाइप की बॉन्डिंग की वजह से उसका एक ग्लोबुलर शेप बन जाता है, ग्राउंडेड स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको आप टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इसको हम 3 डायमेंशनल फोल्डिंग भी कहते हैं। तो आपके जो एंजाइम्स होते हैं उनका मेन स्ट्रक्चर यही होता है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये स्ट्रक्चर जो है ये हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर है। इसके अंदर फर्दर बॉन्डिंग है, जिसके अंदर आयोनिक बॉन्डिंग है और डाइसल्फाइड ब्रिजेस है, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर फर्दर फोल्ड हो गया है। तो ये 3 डायमेंशनल फोल्डिंग हो गई है, तो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। तो एंजाइम्स जो हैं वो यूजुअली इस स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ प्रोटीन्स का और भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर एक से ज़्यादा जो चेन्स होती हैं, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपके अटैच हुए हुए होते हैं और उनके दरमियान हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस होती हैं, यानी परमानेंट बॉन्डिंग नहीं होती बल्कि ये हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस होते हैं, थोड़ी सी वीक बॉन्डिंग होती है। तो इन्हें हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो ये वो हैं कि जिनके अंदर एक से ज़्यादा जो चेन्स हैं वो आपस में इंटरैक्ट करती हैं, एक से ज़्यादा अमीनो एसिड की चेन इंटरैक्ट करती हैं, तो ये क्वाटरनरी कहलाता है। तो इसके अंदर अगर आप गौर करें तो 2 कलर के आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ये लाइट कलर है, ये डार्क कलर है। तो ये 2 अमीनो एसिड की चेन्स हैं जो कि आपस में इंटरैक्ट करके एक नया प्रोटीन बना रही हैं, तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। इसके अंदर भी 2 टाइप्स होती हैं, अगर दोनों चेन्स एक जैसी होंगी तो वो होमोजेनस होता है, और अगर डिफरेंट प्रोटीन की चेन्स होती हैं तो वो हेट्रोजेनस कहलाता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो एक अच्छी एग्जाम्पल है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की। ओके, थोड़ी सी बात कर लेते हैं अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है उसकी अहमियत क्या है, क्योंकि अभी तो नहीं, खैर आपने जब जीन एक्सप्रेशन पढ़ा होगा, आपने जब ट्रांसलेशन पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि जो मैसेंजर आरएनए होता है उसके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए होते हैं वो राइबोसोम 3 को मिलाकर पढ़ता है, और वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो मिलकर बताते हैं कि भाई कौन सा अमीनो एसिड यहाँ पर आना है। तो जो चेन बन रही है उसके अंदर स्पेसिफिक अमीनो एसिड, हर पोजीशन के ऊपर कोई ख़ास अमीनो एसिड जिसने आना होता है, उसकी जगह कोई दूसरा नहीं आ सकता। तो ये जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी अहमियत क्या है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है, किसी भी प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है वो बहुत स्पेसिफिक होता है, और अगर वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ख़राब हो जाए तो उसकी जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाती। इवन एक अमीनो एसिड अगर आगे पीछे हो जाए तो जो उस प्रोटीन का जो फंक्शन है वो प्रोटीन फंक्शन अपना प्रॉपर्ली नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर मल्टीपल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। डीएनए के अंदर हमारे पास जो डीएनए है उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए होते हैं वो डिसाइड करते हैं, ये डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं, तो जिस सीक्वेंस के अंदर ये न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं ये डिसाइड करेंगे कि जो इससे बनने वाली प्रोटीन है उसके अंदर कौन कौन सा अमीनो एसिड किस पोजीशन के ऊपर आएगा। तो अगर किसी प्रोटीन के अंदर गड़बड़ हो रही है, ठीक है, ये हमारे पास एक प्रोटीन बन रही थी और इसके अंदर मान लें कि कोई अमीनो एसिड जो आना चाहिए था उसकी जगह कोई दूसरा अमीनो एसिड आ गया, इसका मतलब वो गड़बड़ कहाँ थी, वो गड़बड़ इस मैसेंजर आरएनए के अंदर थी, इसी वजह से वो प्रोटीन ख़राब बनी। और अगर गड़बड़ इस मैसेंजर आरएनए के अंदर हुई है तो जाहिर है कि ये गड़बड़ वहाँ से हुई होगी जहाँ पर ये मैसेंजर आरएनए बना है, तो यानी वो गड़बड़ डीएनए के अंदर हुई है। तो डीएनए के अंदर अगर कोई ना कोई चेंज आ जाए, उसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर, उसकी इन्फॉर्मेशन के अंदर कोई भी अगर चेंज आ जाए तो ऐसा चेंज जो है वो कहलाता है म्यूटेशन। तो डीएनए के अंदर जब भी म्यूटेशन होती है तो उससे जो मैसेंजर आरएनए होता है वो म्यूटेशन उसके अंदर भी जाती है और उससे फिर जो प्रोटीन बनती है तो वो ख़राबी उसके अंदर भी जाती है। एक तरह की म्यूटेशन होती है जिसे हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन के अंदर कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आता, सिर्फ 1, 2, 3 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उनका चेंज आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ जो न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं इसके अंदर ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड है इसकी जगह कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ जाए, तो ये छोटा सा चेंज जो है किसी एक पॉइंट के ऊपर जो हो रहा है ये कहलाता है पॉइंट म्यूटेशन। तो इवन पॉइंट म्यूटेशन की वजह से भी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। उसकी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल आपने पढ़ी हुई है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन है, आपको पता है हीमोग्लोबिन के अंदर एक हीम ग्रुप होता है जिसके अंदर आयरन लगा हुआ होता है और दूसरा ग्लोबिन की चेन्स होती हैं। तो ये 4 चेन्स हैं, अल्फा चेन्स होती हैं और बीटा चेन्स होती हैं। तो 2 अल्फा होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती है। तो इसमें जो बीटा चेन होती है जाहिर है वो अमीनो एसिड की बनी हुई है, तो उस बीटा चेन के अंदर जो 6ठे नंबर पे अमीनो एसिड है वहाँ पर होना चाहिए ग्लूटामिक एसिड। तो सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो है इसकी जगह आ जाता है वेलिन। बस सिर्फ एक अमीनो एसिड का चेंज होता है लेकिन उसकी वजह से बॉडी के अंदर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं हमारे वो डिस्क शेप होते हैं, सर्कुलर होते हैं, डोनट की तरह, ठीक है, लेकिन डोनट के अंदर तो बीच में होल होता है, इसके अंदर बीच में होल नहीं होता। अच्छा, तो ये जो इनका डिस्क शेप स्ट्रक्चर है ये इन्हें अलाउ करता है कि बहुत बारीक बारीक जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जो बारीक बारीक ब्लड कैपिलरीज हैं, बहुत थिन ब्लड कैपिलरीज हैं, उनसे आसानी से निकल जाए क्योंकि ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। लेकिन ये जो पॉइंट म्यूटेशन होती है जिसके अंदर ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाता है,
ये अंदर का जो हीमोग्लोबिन है उसे ख़राब कर देता है। जब ये हीमोग्लोबिन ख़राब हो जाता है तो ये हीमोग्लोबिन मिलकर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाने लगता है। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन मिलकर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाने लगता है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल का शेप जो है वो सिकल की तरह का हो जाता है। तो इस शेप के अंदर हमारे पास रेड ब्लड सेल हो जाता है। अब जाहिर है ये शेप जो था ये आसानी से गुजर जाता था उसके ज़रिए ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, लेकिन ये वाला जो शेप है ये नहीं गुजर सकता, तो ये स्टिक हो जाता है, ये फंस जाता है वहाँ पे, और वहीं पड़े पड़े जो है ये सेल ब्रेक डाउन हो जाता है। तो जाहिर है आपकी बॉडी के अंदर जब रेड ब्लड सेल्स खून वाले जो सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो जब आपके ब्रेक हो जाएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। इस कमी को ही हम नाम देते हैं एनीमिया का। तो एनीमिया तो जनरल टर्म है, एनीमिया का मतलब खून की कमी होती है, लेकिन इसके अंदर चूँकि आपको सिकल शेप सेल नज़र आते हैं तो इसी वजह से इसे हम सिकल सेल एनीमिया का नाम देते हैं। तो यही बातें आपको यहाँ मिल जाएंगी। इसके बाद मैं बता दूँ कि पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हीमोग्लोबिन का बताया हुआ है कि भाई नॉर्मल हीमोग्लोबिन, अच्छा हीमोग्लोबिन की ना वैराइटीज़ होती हैं। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो हीमोग्लोबिन होता है हमारे पास वो हीमोग्लोबिन ए होता है। ठीक है, इसके ऊपर कभी बाद में बात करेंगे, अभी खैर छोड़ दें। तो हीमोग्लोबिन ए हमारे पास जो है वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर मौजूद होता है। उसके अंदर 4 चेन्स होती हैं हमारे पास पॉलीपेप्टाइड्स की। 2 अल्फ़ा चेन्स कहलाती हैं, हर अल्फ़ा चेन में 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और 2 बीटा चेन्स होती हैं जिसमें से हर चेन के अंदर 146 अमाइनो एसिड होता है। तो इसमें जो गड़बड़ होती है वो बीटा चेन के अंदर होती है। सिकल सेल एनीमिया के अंदर ये होता है कि सेल सिकल शेप हो जाते हैं या क्रिस्टेंट शेप हो जाते हैं, चांद की तरह के हो जाते हैं, और उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो सिकल हीमोग्लोबिन कहलाता है। यानी सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो हीमोग्लोबिन है जिसके अंदर रिप्लेसमेंट हुई हुई है, ये नॉर्मल हमारे पास हीमोग्लोबिन है जिसके अंदर 6ठे नंबर पे बीटा चेन है। ये बीटा चेन में 6ठे नंबर पे ग्लूटामिक एसिड है, और ये सिकल हीमोग्लोबिन है जिसमें 6ठे नंबर के ऊपर वेलिन है। अच्छा, सिकल हीमोग्लोबिन जो है इसमें होता यह है कि सेल इस शेप के हो जाते हैं और उसके बाद वो स्टिफ हो जाते हैं और स्टिकी हो जाते हैं। तो ये ब्लड वेसल्स के अंदर जो है ये ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं वहाँ पे, और लिम्स और ऑर्गन्स की तरफ जाने वाला जो ब्लड है वो फिर प्रॉपर्ली नहीं पहुँच पाता। और आपको पता है कि ब्लड के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स जाने हैं और ब्लड के साथ साथ जो है वो ऑक्सीजन ने जाना है। तो टिश्यूज़ को जब ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वहाँ पर डेथ होने लगेगी उन टिश्यूज़ की, जिसकी वजह से बहुत पेन होता है। तो पेशेंट को पेन होता है, डिजिट्स के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होता है, हाथों की उंगलियों में और पैरों की उंगलियों में, चूँकि बारीक बारीक कैपिलरीज होती हैं वहाँ पे। सारा का सारा मसला हुआ क्योंकि एक पॉइंट म्यूटेशन हुई। ठीक है, जो जीन थी जिसने बीटा ग्लोबिन चेन बनानी थी उसके अंदर एक न्यूक्लियोटाइड जो है उसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ गया, और इसी एक न्यूक्लियोटाइड की वजह से जो एक अमाइनो एसिड है उसकी जगह दूसरा अमाइनो एसिड आ गया। बस सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर जो है वो हमें डिजीज़ देखने को मिली। तो सीक्वेंस जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बस अमाइनो एसिड्स को जुड़ना है, वो किसी भी सीक्वेंस में जुड़ सकते हैं। हर अमाइनो एसिड की एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है, अगर वो उस पोजीशन से हट जाए तो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, क्योंकि प्रोटीन अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर पाती। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। वो तो हमने शेप की बेसिस के ऊपर क्लासीफाई किया था, अब ये थोड़ा सा एक और तरह की क्लासिफिकेशन है हमारे पास। समझ लें कि लुक्स के ऊपर भी है और दूसरा फंक्शन के ऊपर भी है। तो एक तरह की प्रोटीन्स है हमारे पास जिन्हें हम कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन, और दूसरी तरह की प्रोटीन जो हमारे पास उन्हें हम कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ओके, सो वन टाइप ऑफ प्रोटीन्स जो हैं इन्हें हम फाइब्रस प्रोटीन्स कहते हैं। इनके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो नाम से पता लग रहा है कि फाइबर लाइक या फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है। जैसे धागे होते हैं, बारीक बारीक धागे, बारीक बारीक रस्सियाँ जो होती हैं, उनकी तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है। तो ये एग्जिस्ट करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर। ड्यूरिंग फंक्शन इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेकेंडरी होता है, जिसमें आपको हेलिकल जो है वो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अगर आपने उसका स्ट्रक्चर पढ़ा हो, एक्टिन का और मायोसिन का स्ट्रक्चर पढ़ा हो, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि फाइब्रस प्रोटीन जो है वो किस तरह की नज़र आते हैं, क्योंकि इस एग्जाम्पल के अंदर आपको एक्टिन और मायोसिन मिल जाएंगे। जो स्केलेटल मसल का जो डिटेल एनालिसिस था, जिसके अंदर उसके मैकेनिज्म, कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म समझाया गया था, तो उसके अंदर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा। तो वो फाइबर लाइक जो प्रोटीन्स हैं वो बेसिकली फाइब्रस प्रोटीन्स कहलाते हैं ना। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिलती है पानी के अंदर, एक्वस मीडियम के अंदर जो है ये इनसॉल्युबल होती हैं। नेचर इनका इलास्टिक होता है और इन्हें क्रिस्टलाइज नहीं किया जा सकता। क्रिस्टलाइजेशन जो है ये प्रोटीन्स को कन्वर्ट किया जाता है क्रिस्टल्स के अंदर, और जब वो क्रिस्टल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर उनको डिफरेंट मेथड के ज़रिए उनका जो एटॉमिक या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसे स्टडी किया जाता है। तो एक मेथड होता है जिसके अंदर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी होती है, जिसके अंदर एक्सरेज की मदद से उनका स्ट्रक्चर जो है वो देखा जाता है। तो पहला स्टेप आई थिंक यही होता है कि उन्हें आपको एक्वस मीडियम के अंदर डिसॉल्व करना होता है। तो ये इनसॉल्युबल होती है एक्वस मीडियम के अंदर, दैट इज़ वाई इन्हें क्रिस्टलाइज नहीं किया जा सकता, यानी इन्हें क्रिस्टल्स के अंदर कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इस एग्जाम्पल के अंदर कॉलेजन आ जाती है, जो कि आपकी बोन्स के अंदर, कार्टिलेज के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा बहुत सारे टिश्यूज़ के अंदर कॉलेजन आपको देखने को मिलती है।
फिब्रिनोजन है जो कि ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होती है जो कि क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करती है। एक्टिन और मायोसिन ये मसल्स के अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन के काम आते हैं। और कैरेटिन जो है ये आपकी जो स्किन है, स्किन की जो एपिडर्मिस होती है हमारी, जो ऊपर वाली लेयर होती है उसके अंदर जो है वो कैरेटिन भरा हुआ होता है और ये जो है ये वाटरप्रूफ कवरिंग जो है हमारी बनाती है। तो ये सारी जो प्रोटीन की टाइप्स हैं ये फाइब्रस प्रोटीन्स के अंदर आती हैं। ग्लोबुलर की अगर हम बात करें तो ग्लोबुलर का स्फेरिकल शेप होता है, इनका फाइबर लाइक शेप था, इनका स्फेरिकल या ग्लोब की तरह का या ग्लोब्यूल्स की तरह का जो है वो शेप होता है। ये एग्जिस्ट करती हैं टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर या क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के अंदर। तो आपके जो एंजाइम्स हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, वो टर्शरी स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ये प्रोटीन सॉल्युबल भी होती है एक्वस मीडियम के अंदर, इनमें कोई इलास्टिसिटी नहीं होती क्योंकि इनका कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जहाँ पर फाइब्रस प्रोटीन है जिनका कॉन्ट्रैक्शन का फंक्शन है, वस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का फंक्शन है, इनका कोई इस तरह का फंक्शन नहीं है, तो इनके अंदर इलास्टिसिटी नहीं होती। दे कैन बी क्रिस्टलाइज क्योंकि ये सॉल्युबल होती हैं एक्वस मीडियम के अंदर। एग्जाम्पल्स के अंदर एंजाइम्स आ जाते हैं जो कि डिफरेंट रिएक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, हार्मोन्स आ जाते हैं जो कि मैसेजेस ट्रांसफर कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एंटीबॉडीज़ आती हैं जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, और चैनल प्रोटीन्स आ जाती हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती हैं और ट्रांसपोर्ट के अंदर हेल्प करती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रोल ऑफ प्रोटीन। बस ये लास्ट टॉपिक है इसका, काफ़ी लंबी हो गई। तो रोल ऑफ प्रोटीन का मतलब ये है कि इनका फंक्शन क्या है बॉडी के अंदर। तो ऊपर आपने देख लिया कि कहीं कहीं पर ये स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही हैं और कहीं कहीं पर इनका आपको बॉडी के अंदर फंक्शन नज़र आता है। तो सपोर्ट है बॉडी की कंपोजिशन है डिफरेंट पार्ट्स की, ये स्ट्रक्चरल रोल के अंदर आ गया, ठीक है, बॉडी का कोई पार्ट बनाना या किसी पार्ट को सपोर्ट देना। और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें बॉडी की मूवमेंट है या फिर डिफेंस है अगेंस्ट द जर्म्स, ये फंक्शन रोल्स के अंदर आ गया। यहाँ पे क्लियरली जो है वो कुछ प्रोटीन्स के बारे में इन्होंने दिया हुआ है। तो ये हमारे पास लिस्ट है स्ट्रक्चरल प्रोटीन की और ये हमारे पास लिस्ट है फंक्शनल प्रोटीन्स की। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के अंदर पहली प्रोटीन है कोलेजन, ये फाइब्रस प्रोटीन है। ये बोन और कार्टिलेज का मैट्रिक्स बनाती है, यानी बोन और कार्टिलेज के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक उसका मैट्रिक्स होता है, ये ऐसे समझ लें कि कोई दलदल है, ठीक है, और उसके अंदर आपने बड़े बड़े पत्थर रख दिए, तो ये पत्थर जो हैं ये सेल्स हैं और जो दलदल है वो बेसिकली मैट्रिक्स है। तो वो दलदल जो गाढ़ा सा बना हुआ है जिसके अंदर सेल्स जाकर अपने आप को बिठा लेते हैं, तो वो दलदल या मैट्रिक्स जो है वो कोलेजन का बना हुआ होता है। इलास्टिन जो है ये भी एक तरह के फाइबर्स होते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं, टेंडन्स के अंदर या लिगामेंट्स के अंदर। इसके अलावा आपने ब्लड वेसल्स जो पढ़ी थी, उन ब्लड वेसल्स की जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर में या मीडियम दरमियानी वाली लेयर जो होती है, ट्यूनिका मीडिया जो होती है, उसके अंदर स्मूथ मसल्स के साथ आई थिंक इलास्टिन मौजूद होता है जो उसे इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। कैरेटिन मैं बता चुका हूँ, एक तो कैरेटिन आपकी स्किन के अंदर मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा जो आपका हेयर है, हेयर है, नेल्स हैं, ये पूरे के पूरे कैरेटिन से बने होते हैं। यानी हेयर का जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है जिसको हम हेयर फॉलिकल कहते हैं, वो जो है वो लिविंग होता है, लेकिन ऊपर का जो बाल है आपका जिसको आप काटते हैं तो दर्द नहीं होता, तो वो प्रोटीन का बना होता है, वो कैरेटिन है। सिमिलरली नेल्स जो हैं जो आप कट करते हैं वो कैरेटिन के बने होते हैं। कोयल्स हैं या फेदर्स हैं बर्ड्स के अंदर जो हैं ये भी कैरेटिन के बने होते हैं। हॉर्न्स और बीक्स ये भी कैरेटिन से बनी होती है। इसके अलावा स्किन के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर भी कैरेटिन पाया जाता है। हिस्टोन ये आपके पास क्रोमोसोम फॉर्मेशन के अंदर काम आती है, इनके ऊपर जो है वो डीएनए लिपटा हुआ होता है। तो ये सारी की सारी स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो कि बॉडी का कोई ना कोई स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही हैं। ना दीज आर दी फंक्शनल प्रोटीन्स। एंजाइम्स हमें पता है कि एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, स्पीड अप करते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शंस। हार्मोन्स का काम होता है मैसेजेस को ट्रांसफर करना, एक जगह का मैसेज दूसरी जगह ट्रांसफर करना। ऑब्वियसली कि सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स नहीं होते, कुछ हार्मोन्स जो है वो लिपिड के भी बने होते हैं, बट प्रोटीन्स जो है वो एक मेजर कंपोनेंट है जो कि हमारा हार्मोन्स बनाते हैं। तो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं जैसे ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करना, कैल्शियम का लेवल मेंटेन करना, डाइजेशन एंड प्रेशर, ये हार्मोन्स की जिम्मेदारी होती है। हार्मोन्स जो है इसके लिए मैसेजेस देते हैं। एंटीबॉडीज़ की अगर हम बात करें, ये भी आपके पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। WBCs जो है हमारे वाइट ब्लड सेल्स ये रिलीज़ करते हैं। जो बी सेल्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो रिलीज़ करते हैं एंटीजन के अगेंस्ट, जो कि एक फॉरेन पार्टिकल होता है, और ये इम्यूनिटी के अंदर हेल्प करते हैं। हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें जो कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाता है, तो इसके अंदर भी जो ग्लोबिन है वो पार्ट प्रोटीन है। मेन काम इसका ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है और कुछ हद तक कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट है। फिब्रिनोजन मैं बता चुका हूँ, ब्लड प्लाज्मा के अंदर मौजूद होती है, क्लॉटिंग के अंदर ये काम आती है। ओवेल्ब्यूमिन और केजीन जो है, ओवेल्ब्यूमिन जो है ये आपके एग वाइट के अंदर मौजूद होती है, केजीन जो है ये मिल्क के अंदर प्रोटीन मौजूद होती है, और अमाइनो एसिड्स इनके अंदर मौजूद होते हैं। सो दिस इज इट, ये आपके पास प्रोटीन का फंक्शन हो गया। थोड़ी बहुत बातें थी जो सिन बोर्ड से डिफरेंट थी, दैट इज़ वाई थोड़ा सा टाइम लग गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह लिपिड्स की बात करेंगे।